बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जैक्टिव कोचिंग सेंटर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आपको वेलकम कहता हूं इंटरनेशनल रिलेशन लेक्चर नंबर 30 में। हमने लेक्चर नंबर 29 में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एनरिचमेंट प्रोसेस से रिलेटेड और कुछ अप्रोचेस को डिस्कस किया था, जिस तरह बॉम्ब इन द बेसमेंट अप्रोच, 5 मिनट फ्रॉम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। इस तरह की बहुत सी चीजें हमने इन डिटेल डिस्कस की थी। स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, पैराडॉक्स डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे तीन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। पहला है, व्हाई डू स्टेट्स बिल्ड न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी, या फिर न्यूक्लियर वेपन, या जिसको आप कहते हैं ना वेपन ग्रेड टेक्नोलॉजी को न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों यूज किया जाता है, सिविल पर्पस के लिए क्यों यूज नहीं किया जाता। इसके 6 इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। 6 इंपॉर्टेंट रीजंस आप समझ लें ऑफ डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन डिबेट, जिसको न्यूक्लियर पैसिमिज्म भी कहा जाता है और न्यूक्लियर ऑप्टिमिज्म भी कहा जाता है। इसको वॉल्ट्स वर्सेस स्टॉक सीगन डिबेट भी कहा जाता है, क्योंकि केनेथ वॉल्ट्स जो एक रियलिस्ट है, उनका मानना यह कि न्यूक्लियर वेपन बेनिफिशियल है, इससे कोई नुकसान नहीं इतना होने का, बल्कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ वॉर डिक्लाइन करेगी। लेकिन स्टॉक सीगन कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर वेपन अगर प्रोलिफरेट होते चले गए तो देयर विल बी अ टाइम जब न्यूक्लियर वेपन वॉर हो सकती है। और तीसरा हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पोस्चर थ्योरीज। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जी। विपिन नारंग ने इनके ऊपर बड़ा डिटेल में काम भी किया है। 2013 में उनकी एक बुक है जिसमें उन्होंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि न्यूक्लियर वेपन के पोस्चर्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें एक कैटलिस्टिक पोस्चर है, अश्योर्ड रिटेलिएशन पोस्चर है और एसिमेट्रिक रिटेलिएशन पोस्चर है, जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स यूज करती हैं इंटरनेशनल अरीना में अपनी सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए और इंटरनेशनली अपने आप को ज्यादा सिक्योर करने के लिए। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे जी, व्हाई डू स्टेट बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स। तो 6 मॉडल्स हैं इसके बारे में। 6 के 6 मॉडल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला मॉडल है द सिक्योरिटी मॉडल। इस मॉडल में कहा जाता है स्टेट्स बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स टू इंक्रीज नेशनल सिक्योरिटी अगेंस्ट फॉरेन थ्रेट्स, स्पेशली न्यूक्लियर थ्रेट्स। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स क्यों एक्वायर करती हैं, बेसिकली ये 6 मॉडल प्रमोट कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन एक्विजिशन को, या ये समझ लीजिए कि ये वो 6 मॉडल हैं जो रियलिस्टिक पैराडाइम के अंदर स्टेट्स यूज करती हैं, या ये वो 6 रीजंस हैं जो स्टेट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखती हैं कि क्यों उनको भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना है। तो जिसमें सबसे पहला मॉडल जो है, इसको हम कहते हैं द सिक्योरिटी मॉडल। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि वो ममालिक जिनके इर्द गिर्द ऐसे ममालिक हों जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बन चुके हैं, या नियर फ्यूचर में किसी भी वक्त न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन सकते हैं, या लेटेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक्वायर कर चुके हैं, या फिर न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी के एक स्टेज में है, या न्यूक्लियर ओपेसिटी की स्टेज में है कि कभी भी वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर देंगे। तो उनके साथ की जो स्टेट्स हैं या उस रीजन की स्टेट्स हैं, वो फिर सिक्योरिटी मॉडल को फॉलो करते हुए कहती है कि हमें न्यूक्लियर वेपन स्टेट इसलिए बनना है कि हम इनसिक्योर हैं फॉरेन एग्रेशन से और अपने रीजन के अंदर से, कि हमें कभी भी टारगेट किया जा सकता है, और अगर टारगेट नहीं भी किया जा सकता तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक टर्म पर कंप्रोमाइज किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी इन लेटर स्टेजेस कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और ये जो सिक्योरिटी मॉडल है, ये पाकिस्तान ने भी इसको फॉलो किया हुआ है। द डोमेस्टिक पॉलिटिकल मॉडल, मॉडल नंबर 2 है। इसमें वो कहता है स्टेट बिल्ड्स न्यूक्लियर वेपन्स बिकॉज दीज वेपन्स एडवांस पैरोकियल डोमेस्टिक एंड ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट। ये जो द डोमेस्टिक पॉलिटिकल मॉडल है या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मॉडल है, इसमें वो कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं उनके कुछ रियासतें ऐसी होती हैं जहां पर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस मोड में सोचती हैं कि हमें किसी ना किसी तौर पे न्यूक्लियर वेपन बनना है, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट में है। जब हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाएंगे तो हम सिक्योर भी हो जाएंगे, इंटरनेशनल अलायंसेस भी कर सकते हैं, और अपने रीजन के इर्द गिर्द के जो कमजोर ममालिक हैं उनमें डोमिनेट स्टेटस भी हासिल कर सकते हैं, और किसी बड़ी न्यूक्लियर पावर को थ्रेट भी कर सकते हैं। ये वाला जो न्यूक्लियर मॉडल है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मॉडल, ये यूजुअली नॉर्थ कोरिया का मॉडल भी समझा जाता है, जिनको को खास जरूरत नहीं है न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने की। उनका साउथ कोरिया से कॉन्फ्लिक्ट है जो कि बाद में रिजॉल्व भी हो गया, लेकिन फिर भी वो कम्युनिस्ट नेशन है
और वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल मॉडल है इसके अकॉर्डिंगली हमने न्यूक्लियर आर्सेनल बनाने हैं, क्योंकि हमारी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, हमारे सिविल ब्यूरोक्रेसी और हमारा जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है वो इसको प्रमोट कर रहा है कि बाय एनी मींस हमें ये करना पड़ेगा। द नॉर्म्स मॉडल, मॉडल नंबर 3, स्टेट्स बिल्ट nuclear weapons because weapons acquisition or restraint in weapons development provides an important normative symbol of a state's modernity and identity। कहते ये हैं कि इंटरनेशनल अरीना के कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, कुछ आप समझ लें कि बेसिक मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी के भी। और इंटरनेशनल रिलेशन में जब हम इंटरेक्ट करते हैं, एक मुल्क किसी और मुल्क के साथ इंटरेक्ट करता है या कम्युनिटी ऑफ नेशंस के साथ करता है, तो एक नॉर्मेटिव वैल्यू बन जाती है उस मुल्क की अगर उस मुल्क के बाद पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो अगर कोई स्टेट न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनेगी तो उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, और दूसरा ये भी समझा जाता है कि टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेट बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, बिकॉज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोसेस, जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस है, ये बहुत मुश्किल, महंगा, टेक्निकल असिस्टेंस, बहुत हैवी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए चाहिए होता है, फिर साइंटिस्ट आपको चाहिए होते हैं, फिर ये इतनी आसानी से बन नहीं सकता, क्योंकि आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मौजूद है, वो इसको देखते हैं, और इंटरनेशनल प्रेशर भी आता है, क्रिटिसिज्म आता है मेजर स्टेक होल्डर्स की तरफ से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक मॉडल है जिसको नॉर्म्स मॉडल कहते हैं, कि ये एक नॉर्म है कि अगर आप एक आप समझ लें इट इज अ शो ऑफ बाय अ कंट्री कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है तो सिंबॉलिकली वो एक मॉडर्न और डेवलप स्टेट भी दुनिया में मानी जाएगी, या कम से कम उन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स की लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा जो कि अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी कंट्री को, किसी भी अलायंस को, किसी भी ग्रुप को थ्रेटन कर सकते हैं। ये जो नॉर्मेटिव मॉडल है, जो नॉर्म्स का मॉडल है और जो सिक्योरिटी मॉडल है, ये दोनों मॉडल पाकिस्तान इंडिया के केस में बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन के जब हमने डोमेस्टिक पॉलिटिकल मॉडल डिस्कस किया नॉर्थ कोरिया के केस में, ये ईरान और नॉर्थ कोरिया के केस में भी द नॉर्मेटिव मॉडल या नॉर्म्स मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्शियन गल्फ के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान का एक अपना पॉस्चर बन जाता है, अपना स्टेटस बन जाता है, क्योंकि ईरान इज डायरेक्ट राइवल ऑफ इजराइल एंड सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के सामने और इजराइल के सामने एक पावर के सूरत में सामने आता है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ईरान डिस्कस किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री समझा जाता है उस रीजन का। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर अगर आप देखें तो ये एक पॉस्चरिंग भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉस्चरिंग भी है, जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी न्यूक्लियर पॉस्चरिंग की डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक न्यूक्लियर पॉस्चर बन जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है द साइकोलॉजिकल मॉडल, ये वही थ्योरी है जो इस वक्त नॉर्थ कोरिया और ईरान इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन के इजराइल भी इस्तेमाल कर रहा है। नाउ व्हाट इज साइकोलॉजिकल मॉडल? वो कहता है स्टेट्स बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स बिकॉज पॉलिटिकल लीडर्स होल्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ देयर नेशनल आइडेंटिटी दैट लीड्स देम टू डिजायर द बॉम्ब। कुछ स्टेट्स, कुछ रियासतें इसलिए न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेती हैं कि साइकोलॉजिकली वो अपनी रियासत के लिए एक इमेज बिल्ड करते हैं इंटरनेशनल अरीना के अंदर, कि उनको अपने आप को सिक्योर करना, खुद से स्टेबल होना, उसकी कैपेबिलिटी उनके पास है, और वो स्टेट्स एक आइडेंटिटी, उनकी नेशनल आइडेंटिटी है, उनकी सॉवरेनिटी, उनकी आजादी है, उनकी सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, किसी भी सूरत न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। और जो साइकोलॉजिकल मॉडल है ये किसी दौर में पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, 1980s में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जब 81, 82 और 83 में फ्रांस से हम न्यूक्लियर आर्सेनल्स और न्यूक्लियर फिजिल मटेरियल ले रहे थे, तो अमेरिका ने उसको मना कर दिया। फिर कहूटा हमारा प्लान जो था उसके ऊपर इंदिरा गांधी ने हमले करने की बात की, फिर उसके अलावा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने चाइना के साथ मिलकर फिर इसको किया। तो ये हमारा एक साइकोलॉजिकल मॉडल भी था कि नहीं, हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ ये सिक्योरिटी मॉडल भी था पाकिस्तान के लिए। तो कहीं तारीखी तौर पर पाकिस्तान भी इस मॉडल को फॉलो करता रहा, लेकिन आज की दुनिया में अगर हम नॉर्थ कोरिया का केस देखते हैं, उसके साथ साथ ईरान का केस देखते हैं, इजराइल का केस देखते हैं, इवन लीबिया का केस देखते हैं, और अभी आज 2020 दिसंबर में अगर हम सऊदी अरबिया के मॉडल को, सिक्योरिटी मॉडल को डिस्कस करें, तो सऊदी अरबिया भी न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने के उस रास्ते पर चल पड़ा है, और लेटेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी माइट भी सऊदी अरबिया के पास भी हो। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल मॉडल है मिडिल ईस्ट के अंदर, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉस्चरिंग करना सऊदी अरबिया के लिए। उसके अलावा आता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल, बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है। ये मॉडल बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 1942-43 में एक उनका एक माइंडसेट था, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने
फिर मैंने आपको एक अपनी वीडियो में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रेजिम की एक वीडियो और लेक्चर नंबर 26 या 7 में डिटेल में बताया भी हुआ है कि किस तरह मैनहट्टन बॉम्ब प्लान किया गया। अभी वर्ल्ड वॉर चल रही है और अमेरिका ने जो था अपना न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप कर लिया और उसको फिर हिरोशिमा नागासाकी पे इस्तेमाल किया, क्योंकि अमेरिकन को लगता था कहीं उनकी ओपोनेंट ये बॉम्ब इस्तेमाल ना कर लें। तो ये जो मॉडल है पॉलिटिकल इकोनॉमी मॉडल, ये ऐसा है कि जब आप इमर्ज कर जाते हैं, मेजर लीडर बन जाते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाती है और किसी के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो फिर उस वक्त दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और दुनिया की इकोनॉमी उसको भी अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उसको आप मतलब एक पैटर्न दे सकते हैं कि इकोनॉमी दुनिया की कैसे लीड करेगी। पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल में वो कहता है स्टेट बिल्ड्स न्यूक्लियर वेपन्स बिकॉज द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल इकोनॉमी मोस्टली whether or not it is globally integrated gives their leaders different incentives for or against having nuclear weapons। obvious ही बात है उस मुल्क की पॉलिटिकल इकोनॉमी ऐसे बिल्ट हो जाती है कि उनको बहुत से इंसेंटिव फ्यूचर में मिल सकते हैं। इसलिए फिर आपने देखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर इंटरनेशनल बैंक फॉर री कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो बाद में वर्ल्ड बैंक बन गया, फिर IMF बना, फिर गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड बना, बाद में WTO बना। तो इस तमाम इदारों को अमेरिका ने कंट्रोल भी किया, ऑपरेट भी किया, डिसीजन मेकिंग भी की और पॉलिसी भी इसकी बनाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता बैकएंड पे बैठकर बहुत से इंसेंटिव एंजॉय किए। वो एक अलग डिबेट है कि इस न्यूक्लियर जो एक्विजिशन है इस प्रोसेस में फिर कुछ और ममालिक थे, इस तरह उस वक्त का सोवियत यूनियन था, बाद में फ्रांस था, फिर यूके था, फिर चाइना था, ये भी इस दौड़ में शामिल हो गए क्योंकि उनको भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल और साइकोलॉजिकल मॉडल के अकॉर्डिंगली और सिक्योरिटी मॉडल भी आप कह सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी वो अपने आप को जो अरीना ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी है या कम्युनिटी ऑफ इंटरनेशनल ये जो आप स्टेट्स कहते हैं, इसमें उनको एक मेजर रोल भी चाहिए था। आखिरी मॉडल है द स्ट्रेटेजिक कल्चर मॉडल, बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है। ये यूरोप में इतना ज्यादा नहीं है, अगर आप देखेंगे तो आपको ये एशिया में मिलता है, ईस्ट एशिया में मिलता है, साउथ एशिया में मिलता है और उसके अलावा वेस्टर्न यूरोप के कुछ ममालिक और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मिलता है। नाउ व्हाट इज स्ट्रेटेजिक कल्चर? इवन के अफ्रीका में भी आपको स्ट्रेटेजिक कल्चर मिलता है। स्ट्रेटेजिक कल्चर मॉडल ये होता है स्टेट्स बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स बिकॉज देयर स्ट्रेटेजिक कल्चर लीड्स देम टू होल्ड सर्टेन आइडियाज अबाउट हाउ वैल्यूएबल इज द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विल बी। यानी रियासतों को एक ऐसा कल्चर मिल जाता है, मिलिट्री कल्चर मिल जाता है, जंगें वहां पे ज्यादा हो रही होती हैं, उस रीजन में जंगें होती हैं या तारीखी तौर पे जंगें हुई होती हैं या रियासतों के इर्द गिर्द जो बाकी रियासतें हैं वो टेक्निकली भी, एडवांसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, नए नए मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये एक कल्चर बन जाता है, एक कंपटीशन बन जाता है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो रियासतें फिर उनके बेस्ट इंटरेस्ट में होता है कि किसी तरह वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाए। अब तो इससे आगे बात चल गई, अब तो न्यूक्लियर वेपन शील्ड की दौर है, डायरेक्ट एनर्जी रेज का दौर आ गया है, सैटेलाइट न्यूक्लियर आर्सेनल्स का दौर आ गया है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का दौर आ गया। तो ये बेसिकली जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट मॉडल है कि क्यों स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करती हैं, ये बड़ा ज्यादा आज के दौर में कंसर्न्ड भी है और बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि रियासतें जो है वो एक स्ट्रेटेजिक कल्चर को देखते हुए, काउंटर प्रोडक्टिव एक्टिविटी को देखते हुए उस चीज को मैयर करती हैं और फिर वो भी न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करती हैं। तो इसमें से जो 6 इंपॉर्टेंट मॉडल्स है, अगर इसमें पाकिस्तान इंडिया का केस देखा जाए तो सिक्योरिटी मॉडल पाकिस्तान इंडिया का है, इस वजह से भी पाकिस्तान इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाए और बल्कि पाकिस्तान ने बनाए। इसी तरह अगर सिक्योरिटी मॉडल में देखें तो ईरान और इजराइल भी आपके सामने आते हैं, फिर नॉर्थ कोरिया भी आपके सामने आता है। सिक्योरिटी मॉडल के अलावा अगर आप साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक कल्चर मॉडल को देखें तो आपको ये एशिया बड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा, जहां रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, इंडिया के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी, और एक्सपेक्टेड है कि एक दो और ऐसे ममालिक हैं जो कि मिडिल ईस्ट में हैं, ईरान के अलावा उनके पास भी। और फिर जब हम मिडिल ईस्ट में जाकर देखते हैं तो वहां पर आपको इजराइल भी नजर आता है, लीबिया भी नजर आता है और सऊदी अरबिया भी नजर आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, स्ट्रेटेजिक कल्चर मॉडल के अकॉर्डिंगली, सिक्योरिटी मॉडल के अकॉर्डिंगली और साइकोलॉजिकल मॉडल के अकॉर्डिंगली स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करती हैं। ये बेसिकली 6 मॉडल ये भी एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, इस चीज को भी आर्ग्यू करते हैं कि दीज आर द इंपॉर्टेंट रीजंस
why states built nuclear weapons, and these are the major models why nuclear non-proliferation is relatively failed, उस तरह से कामयाब नहीं हुई और दुनिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स पहुंच चुके हैं। दूसरा टॉपिक हम देखते हैं जी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन थ्योरी, जिसको न्यूक्लियर ऑप्टिमिज्म कहते हैं, और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन थ्योरी, जिसको पेसिमिज्म कहते हैं। नाउ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ऑप्टिमिज्म एंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पेसिमिज्म, वॉल्ट्स वर्सेस सेगन डिबेट क्या है? तो पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं वॉल्ट्स कौन है। केनेथ वॉल्ट्स को मॉडर्न दौर का न्यू रियलिस्ट कहा जाता है और स्टॉक सैगन को न्यू लिबरल कहा जाता है। नाउ रियलिस्ट, जिस तरह के हम आईआर में पढ़ते हैं, कि उनका मानना ही ये है कि दुनिया जो है ये एनार्किक है, दुनिया बैलेंस नहीं है, किसी रूल के तहत नहीं चल रही। जो ताकतवर है वो कमजोर को दबा लेता है और अपने जो भी उसके इंटरेस्ट है उसको परस्यू करता है, इवन के जंगें करता है, इवन के उसकी इकोनॉमी, उसके वेल्थ, उसके रिसोर्सेज को बाय इलीगल मींस और बाय फोर्स जो है उसको यूटिलाइज करता है और अपना बेनिफिट हासिल करता है। इसीलिए दुनिया जो है ये जीरो सम गेम है और जो वॉर है वो इनएविटेबल है। लेकिन उसके बावजूद भी केनेथ वॉल्ट्स का मानना यह है कि अगर न्यूक्लियर वेपन स्प्रेड होता भी है तो न्यूक्लियर वेपन के स्प्रेड होने से न्यूक्लियर वॉर की एक्सपेक्टेंसी डिक्रीज हो रही है, बैलेंस ऑफ पावर हो रही है, डेटरेंस हो रही है। वॉल्ट्स ये कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर ऑप्टिमिस्ट हैं और इनका मानना यह है कि अगर न्यूक्लियर वेपन दुनिया में फैलते भी हैं तो ये एक पॉजिटिव चीज है। क्यों? क्योंकि वॉल्ट्स कहते हैं कि दुनिया में एक न्यूक्लियर टैबू भी तो एग्जिस्ट करता है ना, एक स्ट्रेटेजिक कल्चर भी एग्जिस्ट करता है कि वो तमाम स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करती। और क्यों नहीं इस्तेमाल करती? वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉस्चरिंग करती हैं, किसी और मुल्क पे हमला नहीं करती, क्योंकि उनको मालूम है कि जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ वॉर है वो किसी भी सूरत न्यूक्लियर वॉर जो है बढ़ जाएगी और दूसरी स्टेट भी कभी नहीं चाहेगी कि वॉर इस लेवल पे पहुंचे कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो या मैड हो जाए, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो। तो इस वजह से कभी भी स्टेट्स जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो किसी और न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के साथ कभी भी झगड़ा, कभी भी जंग, कभी भी वॉर न्यूक्लियर लेवल पर नहीं करेगी। मैं स्टेटमेंट एक आपके सामने रखता हूं। वॉल्ट्स का कहना यह है, the spread of nuclear weapons to new states has been slow. He argues that gradual nuclearization will contribute to the stability since new nuclear states will feel the constraints that present nuclear states have experienced and so show similar cautions. Consequently, he says the likelihood of war decreases as different and defensive capabilities increases. ये कहता है कि जो नई न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स न्यूक्लियराइज हो रही हैं, न्यूक्लियर वेपन बन रही हैं, वो बिल्कुल अपने प्रीडिसेसर्स यानी अपने से पहले न्यूक्लियर वेपन जिन स्टेट्स ने एक्वायर किए हैं उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगी। कैसे? हमने देखा होगा 1962 में क्या हुआ था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। सोवियत यूनियन और अमेरिका की एक न्यूक्लियर वॉर एक्सपेक्टेंसी थी, क्योंकि क्यूबा की ब्लॉकेड कर ली थी अमेरिका ने, क्योंकि साउथ अमेरिका में एक आइलैंड है जो कम्युनिस्ट था, फेडरल कास्ट्रो सपोर्ट करते थे निकिता क्रूश्चोव को, और उस वक्त जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, दे आर वेरी लाइकली टू हैव अ न्यूक्लियर वॉर। लेकिन दोनों मुल्कों ने न्यूक्लियर वॉर नहीं की। इसी तरह जब सोवियत यूनियन की डिसमेंबरमेंट होती है, सोवियत यूनियन 1990s में टुकड़े टुकड़े होता है, उससे 15 रियासतें अलग हो जाती हैं और वो रशिया बन जाता है, तब भी यूएसए और सोवियत यूनियन के दरमियान कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई। इवन के जब रेड आर्मी अफगानिस्तान के अंदर आती है, पाकिस्तान के मुजाहिदीन, आईएसआई और सीआईए मिल करके एक ऑपरेशन सोवियत यूनियन के खिलाफ करते हैं, अमेरिकन सपोर्ट मिलती है, फिर भी सोवियत यूनियन अफगानिस्तान या पाकिस्तान में न्यूक्लियर किसी भी किस्म की जो वॉर हेड्स हैं या न्यूक्लियर जो आर्सनल्स हैं, जो न्यूक्लियर हथियार हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते और स्मूथ डिसमेंबरमेंट भी सोवियत यूनियन की हो जाती है। तो ये है वो प्रीडिसेसर्स, ये है वो पहले वाले न्यूक्लियर स्टेट्स जिन्होंने किसी सूरत भी न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल नहीं किया। तो वॉल्ट्स का मानना यह है कि जो न्यूली न्यूक्लियराइज स्टेट्स हैं वो भी कभी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगी। न्यूक्लियर वेपन्स मेक वॉर्स हार्डर टू स्टार्ट। क्यों? वो ये कहते हैं कि जिस किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन होता है, अगर दूसरा कंट्री भी न्यूक्लियर वेपन है तो वो कभी उसके साथ जंग नहीं करेगा, बड़ी मुश्किल डिसीजन होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि किसी भी सूरत अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो जाते हैं, मिसाइल इस्तेमाल हो जाते हैं या आर्सनल चल जाते हैं, तो दोनों तरफ से मैड होगा, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगी, बिकॉज दे डू नॉट
because they do, the gradual spread of nuclear weapons is more to be welcomed than feared, क्योंकि उनको पता है कि ये जो स्प्रेड हो जाएगा ना, तो ये इतना ज्यादा इसको वेलकम कोई स्टेट नहीं करेगी, बल्कि डरते हैं, क्योंकि एक दफा अगर ट्रिगर न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो फिर ये कभी खत्म नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ न्यूक्लियर पैसिमिस्ट भी हैं, स्टॉक सैगन भी हैं। तो न्यूक्लियर पैसिमिज्म की थ्योरी में क्या कहते हैं, इनका वही आर्गुमेंट है जो कि एटम फॉर पीस जो 1957 में एक ट्रीटी हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली एनपीटी वजूद में आई थी और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन हुई थी कि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन ना ज्यादा फैलाए जाएं और बाकी मुल्क इसको एक्वायर ना करें। फिर आईएईए ने इसको एक पूरा स्ट्रक्चर दुनिया में बनाया गया कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो हैं वो वही हैं जो 1967 से या 68 से पहले की हैं। वो 5 बड़ी स्टेट्स हैं, कोई और नई स्टेट न्यूक्लियर वेपन नहीं बन सकती और एनपीटी को साइन करेगी। जिन मुल्कों ने साइन नहीं किया, बाद में उन्होंने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर किया तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई। स्टॉक सेगन भी वही बात करते हैं कि उसकी रीजन क्या थी। उसकी रीजन ये थी कि जब आप पूरी दुनिया में प्रोलिफरेट कर देते हैं, अबंडेंस कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं इस स्ट्रेटेजिक कल्चर को कि सब के सब न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बने, क्योंकि उनको किसी और मुल्क से खतरा है और उसको वो डेटर करना चाहते हैं। तो स्टॉक सैगन 2 आर्ग्यूमेंट यहां पे देते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि जो बड़ी रियासतें हैं, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबल हैं, वो तो न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो ममालिक जहां पर पॉलिटिकल इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी भी है, और वहां पर जो मिलिट्री है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बल्कि सिविलियन गवर्नमेंट का ज्यादा होल्ड होता है, तो सिविलियन अगर डिसीजन लेंगे तो किसी भी सूरत न्यूक्लियर वॉर ट्रिगर हो सकती है किसी और मुल्क के खिलाफ। तो स्टॉक सैगन का मानना यह है कि जो कमजोर ममालिक हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके पास तो किसी भी सूरत न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये वो ममालिक हैं जहां पर न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसके थेफ्ट का खतरा भी है। न्यूक्लियर वेपन्स की जो ओवरऑल एक वेपन स्ट्रक्चर्ड जो है, डेवलप्ड वेपन है, उनके थेफ्ट का भी खतरा है। और ये वो ममालिक भी हो सकते हैं जहां पर किसी भी तरह का रेवोल्यूशन आ सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है और नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ ये न्यूक्लियर वेपन लग जाएं। तो नॉन स्टेट एक्टर्स तो स्टेट नहीं होते, वो रियासत की तरह तो नहीं सोचते, तो वो किसी भी मुल्क के खिलाफ खुद से ये न्यूक्लियर वेपन अगर चला देते हैं तो फिर क्या होगा, फिर तो एक दोबारा वॉर ट्रिगर हो जाएगी। तो स्टॉक सैगन का कहना है कि किसी भी सूरत डिसआर्मामेंट होनी चाहिए और किसी भी सूरत जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कल्चर डेवलप हो रहा है इसके खिलाफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन डेवलप करके एक स्टेट दूसरी स्टेट को जो डेटर कर रही है, इस कंपटीशन में एक स्पेसिफिक पीक लेवल आएगा जहां पर इस डेटरेंस को भी तोड़ा जाएगा। और कोई एक स्टेट अगर दूसरी स्टेट पर न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के बावजूद, खुद भी और दूसरी स्टेट के भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के बावजूद उस पर हमला कर देती है, तो फिर क्या होगा? क्योंकि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखें, तो बहुत सी स्टेट्स दूसरी स्टेट्स के साथ अलायंस में है, डिफेंस ट्रीटी में है, सिक्योरिटी अलायंसेस में है। तो फिर क्या होगा? बाकी स्टेट्स भी बीच में आएंगी और कहीं ना कहीं एक दफा न्यूक्लियर वॉर ट्रिगर हो गई तो इसका रोकना नामुमकिन है। ये आर्गुमेंट है स्टॉक सेगन का। तो इसको हम न्यूक्लियर ऑप्टिमिज्म वर्सेस न्यूक्लियर पैसिमिज्म और वॉल्ट्स वर्सेस सेगन न्यूक्लियर डिबेट भी कहते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और ये तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर पॉस्चरिंग थ्योरीज, यानी स्टेट्स जो कि न्यूक्लियर वेपन हासिल कर चुकी हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो स्टेट्स जो न्यूक्लियर वेपन हासिल करने के या डेवलप करने के करीब तरीन हैं, जिनको लेटेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी स्टेट्स भी कहते हैं, न्यूक्लियर ओपेसिटी स्टेट्स भी कहते हैं, बॉम्ब इन द बेसमेंट अप्रोच भी कहते हैं, कि वो स्टेट्स जो किसी भी वक्त न्यूक्लियर वेपन बना सकती हैं और उन पे शक है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, नंबर 2। एंड नंबर 3, वो स्टेट्स जो कि एक्सप्लिसिटली न्यूक्लियर वेपन के यूज के बारे में एडमिट करती हैं, इंटरनेशनल फोरम पे कहती हैं कि हम फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी करेंगी। तो ये 3 किस्म की स्टेट्स हैं। एक तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, लेकिन वो नहीं कह रही कि हम किसी स्टेट पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, वो कहेंगे हमने अपने डिफेंस के लिए बनाया। दूसरी स्टेट्स वो दुनिया में जो कि न्यूक्लियर वेपन लेटेंट कैपेबिलिटी एक्वायर कर चुकी हैं, न्यूक्लियर वेपन बना चुकी हैं, बस वो एक्सप्लोजन करने के कोई मौके देख रही है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट देख रही है कि कब अपने आप को वो डिक्लेयर करें न्यूक्लियर वेपन स्टेट। और तीसरी स्टेट्स ये भी उन पहली स्टेट्स में से हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स तो हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम
डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लियर वेपन को नहीं इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर हम पे कोई न्यूक्लियर वेपन अटैक हो जाता है तो फर्स्ट स्ट्राइक हम नहीं करेंगे, हम सेकंड स्ट्राइक करेंगे, यानी पहले यूज नहीं करेंगे। लेकिन तीसरी स्टेट्स में कुछ रियासतें ऐसी हैं जो कहते हैं हम फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे। यस, जिस तरह इंडिया कहता है नो फर्स्ट स्ट्राइक, लेकिन पाकिस्तान कहता है यस वी कैन डू फर्स्ट स्ट्राइक। तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेट्स, तीन इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पोस्चर्स लेकर दुनिया में इस वक्त एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ एक दूसरे के सामने है, और इसी से इनकी इकोनॉमी, इसी से इनकी सिक्योरिटी, इन्हीं से इनकी पॉलिटिक्स भी डिवाइज होती है, इनकी फॉरेन पॉलिसी भी होती है। इन तीन पोस्टर्स की बात करते हैं विपिन नारंग अपनी बुक में 2013 में। न्यूक्लियर पोस्चरिंग के बारे में विपिन नारंग का कहना है कि तीन टाइप के न्यूक्लियर पोस्चर्स होते हैं दुनिया में, और ये तीनों टाइप की स्टेट्स को अलग अलग डिस्कस किया जा सकता है। नंबर 1 पोस्चर वो बताते हैं कैटलिस्टिक न्यूक्लियर पोस्चर। नाउ कैटलिस्टिक न्यूक्लियर पोस्चर के बारे में वो कहते हैं कि कैटलिस्टिक न्यूक्लियर पोस्चर उस स्टेट का होता है जिसने अभी एक्सप्लिसिटली एडमिट न किया हो कि वो न्यूक्लियर स्टेट है। वो ये ना कहे कि मैं न्यूक्लियर स्टेट बन चुकी हूं, बल्कि उसके बारे में ये शक हो कि ये कैटालिटिक प्रोसेस में है, ये लेटेंट कैपेबिलिटी एक्वायर कर चुकी है, और कभी भी किसी एक्सटर्नल हेल्प की वजह से, इंटरनेशनल या किसी और मुल्क या किसी और सपोर्ट की वजह से, टेक्निकल असिस्टेंस की वजह से ये किसी भी वक्त न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन सकती है और नया खतरा पैदा कर सकती है। तो ये कैटालिस्टिक पोस्चर होता है। जिस तरह इजराइल इस वक्त हमारे सामने है, ईरान इस वक्त हमारे सामने है, जो अपने न्यूक्लियर वेपन प्लांट्स में यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को ये कह रहे हैं कि अभी हमने कोई न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं बनाया या वेपन ग्रेड लेवल तक हमने न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं किया। लेकिन ये वो स्टेट्स हैं जिनके बारे में दुनिया ये जरूर जानती है कि इनका एक पोस्चर है। ये किसी वजह से अपने जो स्टेटस है एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट वो डिस्क्लोज इसलिए भी नहीं कर रहे कि ये एक पोस्चर है जिसकी वजह से कोई और मुल्क इन पे हमला ना करे। जिस तरह मिडिल ईस्ट में इसराइल पे जो इस्लामिक ब्लॉक है वो हमला नहीं करते कि क्या पता मिडिल ईस्ट न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर रहे। इसी तरह अगर आप देखते हैं ईरान के ऊपर अमेरिका पिछले 10-20 साल से सैंक्शन लगा रहा है और धमकियां दे रहा है कि हम हमला करेंगे, हमला, लेकिन नहीं करता। इसी तरह नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी अमेरिका हमला नहीं करता, और बाकी ममालिक भी मिलकर भी इन पे हमला क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको ये पता है कि ये कैटलिस्टिक पोस्चर में है कि कभी भी न्यूक्लियर वेपन बनाकर रिटेलिएट कर सकते हैं, काउंटर अटैक कर सकते हैं, और बड़ा प्रोडक्टिव काउंटर अटैक कर सकते हैं। लेकिन आज की दुनिया में जो कैटलिस्टिक पोस्चर है न्यूक्लियर वेपन स्टेट का, वो काफी ज्यादा वीक है, क्योंकि बहुत सी स्टेट्स जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स 9 के करीब, 7 तो लेजिटिमेट है और उसके अलावा 2 और हैं, ईरान और इजराइल, जिनके बारे में पता है कि लेटेंट कैपेबिलिटी इनके पास है। तो जो कैटलिस्टिक पोस्चर है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि उसके बरक्स बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि कैटलिस्टिक पोस्चर के अलावा एक अलग पोस्चर देते हैं, जो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन होल्ड करते हैं, और जिन्होंने एक्सप्लिसिटली दुनिया के सामने इसको क्लेम किया। जिस तरह 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो 1968 से पहले थी, जो एनपीटी साइन होने से पहले थी, उसमें 2 और रियासतें इंडिया और पाकिस्तान ऐड हो चुके हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। तो वो कैटालिस्टिक पोस्चर तो अडॉप्ट ही नहीं कर रहे। वो कौन सा पोस्चर अडॉप्ट कर रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है एश्योर्ड रिटेलिएशन पोस्चर। विपिन नारंग बताते हैं कि एश्योर्ड रिटेलिएशन पोस्चर एक ऐसा पोस्चर है जिसमें ये स्टेट जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट और डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, वो ये कहते हैं कि हम किसी भी वक्त अगर हम पर ट्रेडिशनल अटैक भी आप करते हैं या न्यूक्लियर वेपन अटैक भी करते हैं तो अश्योर्ड रिटेलिएशन करेंगे, हम बाय एनी मींस आप पर हमला वापस करेंगे अगर कोई न्यूक्लियर स्टेट हम पे हमला करती है। अब इसके बारे में चाइना और इंडिया बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क है जो कि अश्योर्ड रिटेलिएशन की बात करते हैं, सेकंड स्ट्राइक की बात करते हैं। वो फर्स्ट स्ट्राइक की बात नहीं करते, सेकंड स्ट्राइक की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं तो एसिमेट्रिक रिटेलिएशन है। नाउ इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पोस्चर, क्योंकि एसिमेट्रिक रिटेलिएशन न्यूक्लियर पोस्चर में ये कहा जाता है कि अगर हमारे ऊपर खदशा हुआ कि ट्रेडिशनल अटैक हो जाएगा, बेशक न्यूक्लियर अटैक ना हो, सर्जिकल अटैक हो जाएगा, आर्मर या टैंक या आर्टिलरी से अटैक हो जाएगा, या फौजें मुल्क में दाखिल हो जाएगी, या हमारी नेवी को डैमेज किया जाएगा, या हमें ये मालूम होगा कि किसी सूरत हमारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है, तो बाय एनी मींस हम एसिमेट्रिक रिटेलिएशन करेंगे, यानी वन साइडेड न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, इससे पहले कि हम पे न्यूक्लियर अटैक न भी किया हो और कोई प्लान भी ना कर रहा हो।
इसमें पाकिस्तान सबसे सामने आता है और उसके अलावा फ्रांस सामने आता है, क्योंकि पाकिस्तान और फ्रांस ने कहा है कि हम फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे। इसके बरक्स इंडिया और चाइना फर्स्ट स्ट्राइक को नहीं मानते। पाकिस्तान कहता है यस वी कैन डू फर्स्ट स्ट्राइक, और इवन के पाकिस्तान और फ्रांस के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है। अगर हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करते और कोई मुल्क हम पे अटैक कर देता है, जैसा कि मैंने वीडियो नंबर 29 लेक्चर में बताया, कि फिर पाकिस्तान कहता है कि हम सेकंड स्ट्राइक कर लेंगे, हम सब मैरीन से स्ट्राइक कर लेंगे, हम अपने जो वॉर हेड्स हैं थ्रू मिसाइल भेज देंगे, हम सर्जिकल न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हम किसी और रीजन से जाके अपने दुश्मन पे अटैक करेंगे अगर हमारे मुल्क पे न्यूक्लियर हमला कर भी दिया गया। तो आज के लेक्चर से ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। होप आपके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, एग्जाम में और इंटरव्यू में आपके काम आएगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।